गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपका सेकंड चैप्टर कर रहे थे भारत में स्थानीय प्रशासन का ऐतिहासिक विकास, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सल्तनत काल से। सल्तनत काल में स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से था। तो पहले देखिए प्रांत को आप आज के राज्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे भारत में इस समय राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उसी प्रकार से सल्तनत काल में जो प्रांत कहा गया था राज्यों को, उसे कहा जाता था इक्ता। आगे मैंने सूबा लिख रखा है। सूबा एक्चुअली इसको मुगल काल में कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रांत को कहा जाता था इक्ता, और इसका जो मुखिया होता था उसे कहते थे इक्तेदार। प्रांत को परगना में विभाजित किया गया था। परगना जो आज के ज़िले के समान है, और उसके मुखिया हुआ करते थे आमिल और मुशर्रफ। ये आप आज के एसपी और कलेक्टर की तरह से समझ सकते हैं। दोनों एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा जो वित्त की व्यवस्था होती थी उसे संभालने का काम करता था। परगना को उसमें समय काल में गाँव में बांटा गया था, जहाँ पर पंचायतों का निर्माण किया जाता था। और इसके लिए अधिकारी हुआ करते थे लंबरदार, पटवारी और चौकीदार, जिसमें से लंबरदार शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था, और पटवारी भूमि कर को एकत्रित करने का काम करता था। फिर हम आएंगे मुगल काल में। आपसे छोटे छोटे 50 वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सल्तनत काल में क्या व्यवस्था थी। तो आप ये जो नोट्स हैं इनको अगर लाइन टू लाइन लिखेंगे तो भी 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार से मुगल काल के बारे में हम देखेंगे। तो मुगल काल में जो किताब है आईने अकबरी, उसको आप मेंशन कर सकते हैं स्पेशली, कि उसमें दिया गया है इसके बारे में। तो 2 प्रकार के शासन की व्यवस्था बताई गई है, ग्रामीण शासन और शहरी शासन। ग्रामीण शासन में देखिए सूबा, मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर ही कि जो प्रांत थे उसको मुगल काल में सूबा कहा जाता था, और सूबा के मुखिया को कहा जाता था सूबेदार। फिर उसके नीचे सूबे का विभाजन किया गया था परगना में, और परगना के मुखिया यानी कि जिले के मुखिया को कहा जाता था शिकदार। फिर परगने को गांव में विभाजित किया गया था, जिसमें मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार जो कि मुखिया थे, जिसमें मुकद्दम गांव की देखरेख करता था, पटवारी लगान वसूलने का काम करता था, और चौकीदार शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। शहरी शासन का मुख्य अधिकारी कहलाता था कोतवाल। कोतवाल मतलब एक तरीके से एसपी ऑफ द सिटी के तौर पे आप समझ सकते हैं। ये शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराध नियंत्रण इसका मुख्य दायित्व होता था। इसके अलावा और भी पद हुए हैं, जैसे काजी का पद था शहरी उसमें, जो कि न्यायाधिकारी के रूप में हुआ करते थे। तो मुगल काल में ग्रामीण और शहरी शासन। उसके बाद में देखिए हम जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है अंग्रेजी शासन काल में। तो आपका ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली, वो पूछे जाएंगे इसी टाइम पीरियड से। जो अंग्रेजी शासनकाल है, इससे संबंधित आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर शासन किया था, तो हम उससे पहले राजसी व्यवस्था में रहा करते थे। मतलब हम राजाओं के अधीन थे, हमारे यहाँ साम्राज्य थे, राजा थे और उनकी प्रजा थी, और किसी भी तरह का आधुनिक स्ट्रक्चर हमने डेवलप नहीं किया था। अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था बनाई। जो भी हमारे यहाँ आज हम व्यवस्था देखते हैं, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम हो, सेक्रेटरीट सिस्टम हो, आप जितने भी सिस्टम इस समय इंडिया में देखते हैं वो सब अंग्रेज़ लोग लेकर आए थे। तो अब देखिए इसकी इस संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंस है कि अंग्रेज़ों ने अपने शासन को वैधानिकता देने के लिए एक विशेष प्रकार की बात का नैतिक पक्ष रखा था अपना। उसको उन्होंने नाम दिया था वाइट्समैन थ्योरी, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। एक्चुअली वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट तो समझ गए होंगे, बाकी लोग और आगे पढ़ेंगे आप तब समझेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसे इस तरह से लिया कि हम एक काले लोगों के असभ्य देश पर शासन करने के लिए आए हैं, जिन्हें कि आधुनिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम उन्हें ये जानकारी देंगे और उन्हें इस लायक बनाएंगे कि वो इस व्यवस्था को संभाल पाएँ, और जब वो इस लायक बन जाएंगे तो हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। और उन्हें लायक कैसे बनाएंगे? हम नीचे के स्तर से शुरुआत करेंगे। मतलब हम नीचे के स्तर पर उन्हें शासन के अधिकार देना शुरू करेंगे, वो अपना अधिकार संभालना शुरू करें, फिर राज्य और केंद्र के स्तर तक उन्हें लेकर आएंगे। तो उनकी इस थ्योरी की वजह से, चाहे उन्होंने
बेसिकली साम्राज्यवादी शासन था। उनका मेन टारगेट पैसा, अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना और अपने देश ले जाने का टारगेट हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कागजी तौर पर ये दिखाने की बहुत कोशिश की कि वो भारतीयों को स्वशासन सिखाना चाहते हैं। इसीलिए भारत में स्वशासन का अंग्रेज़ों के समय काल में विकास दिखाई देता है हमें। तो इसके 4 काल आपको दिखाई देंगे। प्रथम काल 1687 से 1881 तक, दूसरा 1882 से 1918 तक, तीसरा 1990 से 1937 तक और तीसरा 1938 से 1947 तक। इसमें द्वितीय चरण में छोटे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। एक बड़ा क्वेश्चन 500 वर्ड्स का इस चैप्टर से अगर बनता है तो सीधा यही बनेगा कि अंग्रेजी शासनकाल में स्थानीय प्रशासन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको चारों कालों का उसमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हम आते हैं प्रथम काल पर, जो कि 1687 से 1881 तक था। इसकी क्या खासियत है? पहली, 1887 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि जो आज के नगर निगम होते हैं उसी प्रणाली पर मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1870 में 1870 में लॉर्ड मेयो का शक्ति विकेंद्रीकरण सिद्धांत ये लेकर आए थे लॉर्ड मेयो। आपको छोटे रूप में ये आपकी बुक में मिल जाएगा। और उसमें अब इस काल की क्या खासियत थी कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए गठित किया गया था। 5 में से 4 नगर पालिकाएँ नामित थीं। मतलब ये टोटल मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, ये जो नगर निगम स्थापित किए गए थे, इनमें नामित का मतलब है नॉमिनेटेड। कोई निर्वाचन व्यवस्था नहीं थी। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे संबंधित राज्य के, उनको जो भी व्यक्ति अच्छे लगते थे उनको इसका मुखिया बना दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं वो गवर्नर जनरल के हिसाब से ही काम करते थे। तो अब इसमें जो स्थानीय स्वशासन था, ना तो वो स्थानीय था और ना ही वो स्वशासी था, लेकिन इसने एक प्रकार की राजनीतिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। मतलब लोगों में अवेयरनेस तो आई कि ये लोग हमारे लिए इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, इस तरह का जागरण आता है। दूसरा काल द्वितीय काल है 1882 से 1918 तक। आपको इस पे सीधा 200 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 3 डेवलपमेंट मेन हैं जिन पर आपको आंसर बेस करना है अपना। पहला, रिपन प्रस्ताव जो 1882 में आया था। दूसरा, विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग जो 1907 में आया था। और तीसरा, मॉन्टेग्यू की घोषणा पर आधारित प्रस्ताव था जो 1918 में आया था। अब इनमें देखिए, रिपन प्रस्ताव पे आप पर अलग से 50 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विकेंद्रीकरण के शाही आयोग पर भी पूछा जा सकता है और 1918 के प्रस्ताव पर भी पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन इसमें, जो 3 डेवलपमेंट है उन पर 50-50 वर्ड्स के बन सकते हैं। एक 200 वर्ड्स का पूरा जो क्वेश्चन है वो द्वितीय काल पर पूरा बन सकता है कि द्वितीय काल में क्या विकास रहा है। तो आप इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके ही बनाएंगे। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप इन पे 50-50 वर्ड्स के आंसर तैयार कर लीजिएगा। इन नोट्स में से इजीली बन जाएंगे आपसे। तो फिर आपको 200 वर्ड्स का क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको आप इन्हीं से जोड़ कर लिख देंगे। तो पहला है रिपन प्रस्ताव। नाम से पता चल रहा है लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के वायसराय थे, वो लेकर आए थे। इन्हें भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ये क्वेश्चन बहुत देखेंगे, वहाँ पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और रिपन प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में संवैधानिक अधिकारों को लेकर जो अधिनियम पारित हुआ था उसका नाम मैग्ना कार्टा था। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा मतलब इतने बड़े लेवल पे जो हमें अधिकार दिए, उसके लिए इसको स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब रिपन प्रस्ताव की क्या खासियत थी? इसमें मुख्य बल ये दिया था कि स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना, मतलब रिपन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी ये नगर निगमों की स्थापना है या फिर नगर पालिकाएँ हैं, जिला बोर्डों का गठन बाद में इसके आधार पर किया गया था, उनका जो उद्देश्य है वो प्रशासनिक सुविधा नहीं है, बल्कि जनता को व्यवहारिक राजनीति की शिक्षा देने के लिए
वही जो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी थी इनकी कि हम इनको सिखाएंगे कि किस तरह से शासन किया जाना चाहिए, तो वो सिखाने के लिए हम इसका गठन कर रहे हैं। इसमें अन्य बिंदु भी जोड़े गए थे, लेकिन ये मात्र प्रस्ताव रहा, अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। क्यों नहीं पहनाया जा सका? क्योंकि उसके जैसे 1982 में ये आया था, 1983-85 में कई प्रांतों ने अपने यहाँ नगर पालिकाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड वगैरह बनाए, लेकिन ये उस प्रकार के नहीं थे जिस प्रकार की रिपन ने कल्पना की थी। जो ये संस्थाएं थी, इनके जो अथॉरिटी होगी मेन, मतलब इनकी जो अध्यक्षता थी वो लोक सेवकों के पास रही, जबकि रिपन चाहते थे कि ये आम जनता को इनका अधिकार दिया जाए। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं, भारत के वायसराय, जो कि इस प्रकार की उदारता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए ये सब कुछ ठंडा पड़ गया। उसके बाद आता है विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग। ये इसने कहा कि रिपन ने बहुत अच्छा दिया था जो भी, लेकिन वो कुछ प्रस्तुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाया है। इनमें वित्त की कमी है, इन संस्थाओं में कार्मिक वर्ग पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, इसीलिए सफल नहीं है। तो हम इसके सुधार के सुझाव देना चाहते हैं। इसमें उन्होंने सुझाव दिए कि इनमें मतलब क्या क्या होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन की इकाई गांव को माना जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए। कर लगाने और बजट के अधिकार होने चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं। 11 हैं, आपकी बुक में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने उसको नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 1909 की रिपोर्ट थी। इसमें मुख्य बात क्या थी कि गांवों को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में स्वीकार करना और निर्वाचन, कर लगाने, बजट बनाने, नियंत्रण कार्यों से संबंधित बिंदु। फिर 1915 में पुनः प्रस्ताव पारित हुआ, ये जो शाही आयोग के बारे में था कि जो इन्होंने सुझाव दिए इनको क्या लागू किया जाना चाहिए क्या, लेकिन प्रांतीय सरकारों ने इसमें किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया। मतलब गवर्नर जनरल अपनी शक्ति में किसी भी तरह की कमी करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो कभी भी जो भी कुछ है वो सब कागजी है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अमली जामा किसी को पहनाया नहीं जा सका। उसके बाद आता है 1918 का प्रस्ताव। 1917 का जो मॉन्टेग्यू प्रस्ताव था, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। और इसी संदर्भ में ये स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में प्रस्ताव लाया था। तो इसकी मुख्य बात क्या थी कि स्थानीय स्वायत्त शासन जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए है। इसमें निर्वाचन, अल्पसंख्यकों के मनोनयन, निर्वाचक मंडल का विस्तार जैसे बिंदु भी काफ़ी सारे दिए गए थे। ये भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए मैंने इन्हें नोट्स में नहीं लिखा है, क्योंकि एक एक लाइन में ये सब है, आप इजीली समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो ये द्वितीय काल की विशेषताएँ थी, ये 3 मुख्य बिंदु जो कि आपको मेंशन करने हैं। अब द्वितीय काल की क्या विशेषताएं थी? द्वितीय काल की विशेषता ये रही कि इसमें राजनीतिक शिक्षा और शासन में भागीदारी, राजनीतिक शिक्षा दी गई लोगों को और शासन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। निर्वाचन के महत्व को समझा, मतलब उन्होंने अब तक जो भी अध्यक्ष सदस्य बनाए जाते थे वो नामित होते थे, लेकिन अब ये माना कि उन्हें निर्वाचित किया जाना चाहिए। अधिक वित्तीय अधिकार इन संस्थाओं को देने की भी बात सामने आती है और नियंत्रण की प्रकृति में भी बदलाव लाया गया, यानी कि आंतरिक नियंत्रण के स्थान पर बाह्य नियंत्रण पर जोर दिया गया। आंतरिक नियंत्रण कौन सा होता है कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी सरकार दखल दे कि ये इस तरह से किया जाना चाहिए, वो उस तरह से किया जाना चाहिए। जबकि बाह्य नियंत्रण क्या होता है कि दैनिक गतिविधियों में स्वायत्तता दे दी जाती है कि चलो ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है वो करो, हम बाहर से कंट्रोल करेंगे। ऑडिट करने का काम होता है या कार्मिकों की नियुक्ति वगैरह का काम होता है, हम सिर्फ वो करेंगे। तो ये इनकी विशेषताएं थी। अब लास्ट में अगर आप इसका कंक्लूजन लिखना चाहें तो हर जगह जहाँ भी ब्रिटिश लोगों के डेवलपमेंट से संबंधित बात होगी और आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि मुख्य जो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का वो भारत में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना करना था। उनके उद्देश्य साम्राज्यवादी थे, वो भारत से धन कमाने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर इंग्लैंड ले जाने के प्रति उनका ओरिएंटेशन था। तो जितने भी प्रस्ताव या सुधार या जितने भी प्रकार के उन्होंने रखे वो कागजी ज़्यादा हुआ करते थे, उनको अमली जामा उतनी तत्परता से कभी नहीं पहनाया गया या उतनी तत्परता से उन्हें कभी लागू नहीं किया गया। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं।
ये प्रथम काल और द्वितीय काल पूरा होता है। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसका तृतीय काल, चतुर्थ काल और उसके बाद में भारत का जो छोटा इंट्रो जैसा देंगे। बाकी तो आपको भारत के बारे में जो 1992 के बाद जो डेवलपमेंट है वो पढ़ना ही है। तो थर्ड पार्ट में इसका आपको कल कराऊंगी। थैंक यू सो मच।